हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस गुरु एकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपरेशन कराई जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसके लिए अंदर है जीएस। जीएस के लिए हमारी कंटिन्यूस वीडियो आ रही है और अदर सब्जेक्ट के लिए भी हमारी वीडियोस आ रही है। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से अपने नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो आज ही हम कौन सा सब्जेक्ट चल चुके हैं, हमारा इतिहास चल चुका है जीएस के अंदर। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर का नाम क्या है? वैदिक काल। वैदिक काल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैदिक काल। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेन तौर पर आपसे ज़्यादा तो पूछेगा नहीं, यहाँ पर आपसे टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ हम वैदिक काल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। एक कहानी की तरह मैं आपको समझाऊंगा, आप अपना ध्यान स्क्रीन पर लगाए रखिएगा। ठीक है, एक कहानी की तरह समझेंगे, बहुत ही आसान सरल भाषा में आपको आज ये समझाया जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है वैदिक काल। वैदिक काल के सबसे पहले आपको टाइम ड्यूरेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम ड्यूरेशन क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। मुख्य तौर पर वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 1500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल या वैदिक काल कह सकते हैं, और फिर 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। लेकिन आज हमारा चैप्टर टॉपिक है क्या? वैदिक काल। आज हम वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक काल को दूसरी भाषा में ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं, अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित हो, या आप सभी, ये कॉमन सी बात है, हिंदू धर्म में 4 वेद बहुत इंपोर्टेंट बताए गए हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और लास्ट का वेद कौन है? आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। ठीक है, तो इसमें ऋग वैदिक काल की महत्वता बताई गई है, क्योंकि ये ऋग वैदिक काल था। मेन तौर पर समझा जाए तो यह ऋषि मुनि का काल था, यानी कि यहाँ पर ब्राह्मण समाज की सबसे ज्यादा व्याख्या की गई है। ठीक है, ब्राह्मण समाज सबसे ऊपर समाज माना गया है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इसके समझते हुए चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे टर्मिनोलॉजी पूछ सकते हैं कि वेद का मतलब क्या है। हम वेद को बहुत कॉमन शब्द है, वेद को सब यूज करते हैं, परंतु बहुत ही कम लोग होंगे जो वेद का पर्टिकुलर मीनिंग जानते होंगे। वेद का पर्टिकुलर मीनिंग होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। अगर आप वेदों के ज्ञाता हैं, इसका मतलब क्या है कि आप ज्ञान के ज्ञाता हैं, आपको ज्ञान है। ठीक है, इसी के साथ साथ आर्य का मतलब होता है, आर्य का मतलब ऋग्वेदिक काल में श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, अगर पूछे आर्य लिखा आ जाएगा और 4 ऑप्शन में आपको पूछेंगे इसका मतलब क्या है, तो टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से निकल आते हैं, तो आर्य में आप श्रेष्ठ लगाएंगे। ठीक है, हमारा पूरा ऋग्वेदिक काल किस भाषा पर आधारित था? तो भाषा संस्कृत, वेरी कॉमन। आप जानते हैं कि हमारा पूरा ऋग्वेदिक यानी सारे वेद संस्कृत भाषा में बनाए गए थे। ठीक है, वैदिक काल के संस्थापक आर्य थे। यह माना जाता है कि वैदिक काल के संस्थापक आर्य थे। अब बात निकल कर आती है कि आर्य आए कहां से थे। ठीक है, अधिकांश मतों में यह मानना है कि आर्य विदेशी थे। ठीक है, विदेशी मतलब कुछ मतों का मानना है कि ये रूस के साइबेरिया से भारत की ओर रहने आए थे। ठीक है, लेकिन यह मत पूरी तरीके से 100% श्योरिटी नहीं देता कि आर्य विदेश से आए थे या के साइबेरिया से आए थे, परंतु यह बहुत से मतों का मानना, बहुत मत यहाँ पर आते हैं कि आर्य विदेश से आए थे। ठीक है, आर्य भारतीय नहीं थे। ठीक है, तो ये बाहर के देश से आए, और जिन्होंने, जो हमारे भारत के स्थानीय लोग थे, उस वक्त कुछ स्थानीय लोग रहते होंगे, तो उन पर आक्रमण करके अपना प्रभुत्व स्थापित किया भारत के अंदर। ठीक है, तो भारत में आए आर्य लोग विदेश से और स्थानीय लोगों पर आक्रमण करके अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक है, कुछ मतकर्ता मानते हैं, जैसे कि मैक्स मूलर, जो मैक्स मूलर, ठीक है, मतकर्ता थे, ये मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया का मतलब आप समझ सकते हैं, तुर्की, जो आज के स्थान पर क्या है, तुर्कमेनिस्तान हो गया। ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये सब मध्य एशिया के देश हैं। तो मैक्स मूलर का मानना है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। इसी के साथ साथ जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि ये आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र अर्थात साइबेरिया के एरिया से आए थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने इस पर मत दिया। इसी के साथ साथ एक बहुत महान हस्ती थे हमारे इतिहास में, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का मानना है कि ये तिब्बत से आए थे। तो डिफरेंट टाइप के मत हैं, तो डिफरेंट टाइप के मत पर हम 100% ये नहीं कह सकते कि आर्य बेसिकली थे कहां से। ठीक है,
तो इस बात को 100% नहीं मान सकते। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप आर्य को विदेशी लगा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपके ऑप्शन में इनमें से कोई 3 आ जाता है तो आप इन पर भी हमारा आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल, ठीक है, हम इसके बारे में जानते हैं। अगर हम इसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में चर्चा करें, भौगोलिक क्षेत्र मतलब इनका लोकेशन कहां पर आती है, तो इनका लोकेशन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है सैप संधव, यानी कि सप्त संधव। संधव का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से है, ठीक है, और सप्त का मतलब 7। तो इसका मतलब ये माना जाता है कि 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र, ठीक है, 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र। 7 नदी में कौन सी आ जाती है? एक तो 5 नदी तो आपके आ जाती हैं सिंधु नदी की जो 5 नदियां हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी की जो 5 नदियां हैं जो उनकी सहायक नदियां कहलाती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? तो उनमें से कौन कौन सी नदी आ गई आपकी? कौन सी नदी आ गई? रावी नदी आ गई, व्यास नदी आ गई, ठीक है। इसी के साथ साथ सतलज नदी आ गई, और कौन सी नदी आ गई? तीन नदियां मैंने बताई, 2 नदियां आप कमेंट सेक्शन में सर्च करके बताइएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और मैं बता देता हूं कि जो 2 नदियां हैं वे मुख्यतः जम्मू कश्मीर में स्थापित हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर से निकलती हैं। तो उन 2 नदियों के नाम आप बताइएगा। तो सैप संधव से 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र। 5 नदी तो आ गई आपकी सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, एक नदी सिंधु नदी हो गई, और 7वीं नदी में आ गया सरस्वती नदी। सरस्वती नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा बार सरस्वती नदी का नाम लिया गया है, अर्थात ये माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे शुद्ध नदी सरस्वती नदी कही जाती थी। आज के टाइम में सबसे शुद्ध नदी गंगा नदी को कहा जाता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में सबसे शुद्ध नदी सरस्वती नदी थी, और सरस्वती नदी आज के टाइम पे विलुप्त हो चुकी है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। हम जो कभी के टाइम पे सरस्वती जो सबसे शुद्ध नदी थी, जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, आज के टाइम पे वो विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो इसी की तरह से आप समाज की कंडीशन भी समझ सकते हैं। अगर नदियां विलुप्त हो रही है तो समाज की अच्छी सोच भी विलुप्त हो रही होगी। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं हमारे न्यूज अखबार में कैसे कैसे न्यूज आते हैं, तो हम अपने समाज की स्थिति का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। सामाजिक व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था क्या थी? देखिए, वैदिक काल में अधिकतर लोग क्या थे? पशुचर थे, यानी कि आर्य पशुचर थे, यानी कि पशुचर यानी कि जो उनके पशु होते थे वे उनको चरवाते थे, ठीक है, आर्य पशुचर थे, ठीक है। इसी के साथ साथ वे घुमक्कड़ भी थे। तो इसका मतलब ये समझ जाते हैं कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, ठीक है, एक स्थान पर अपना निवास नहीं करते थे। इसी के साथ पशु चरते, यानी कि दूसरे स्थान पर जाते थे, वहां पर जो चारा होता था पशु को चरवा दिया, ठीक है, फिर दूसरे स्थान पर चले गए। तो इस तरह से भी निवास करते थे, एक जगह के नहीं बसते थे। इसी के साथ साथ परिवार समाज के आधार पर स्थापित था। परिवार समाज के आधार पर स्थापित था, यानी कि जो उनके परिवार होते थे, जिस तरह से आज का हमारा समाज है, माता होते हैं, पिता होते हैं, पत्नी होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, इसी के साथ साथ और रिश्तेदार होते हैं। तो उसी के आधार पर उनका परिवार भी समाज के आधार पर स्थापित था, ठीक है। फिर आती है समाज में वर्ण व्यवस्था स्थापित थी। वर्ण व्यवस्था मतलब वर्ण व्यवस्था स्थापित थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी यहां से आती है, जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है वो हमारे ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के 4वें वर्ण में वर्ण व्यवस्था की व्याख्या की गई है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस लाइन को नोट डाउन कर लीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के 4वें वर्ण में वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई है। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति को 4 वर्ण में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अधिकतर लोग इन कार्य को जानते होंगे, ठीक है। तो ब्राह्मण का क्या काम था? ब्राह्मण का काम पूजा पाठ करना था। क्षत्रिय का काम था? क्षत्रिय का था पूरे समाज की सुरक्षा करना। वैश्य का काम क्या था? वैश्य का काम था कि बिजनेस, यानी कि जो उनका व्यापार होता था उसको कंट्रोल करना। और शूद्र का क्या काम था? शूद्र का काम था कि ब्राह्मण व क्षत्रियों की सेवा करना, ठीक है, ये इनका कार्य था, ठीक है। ये कार्य वर्ण व्यवस्था में डिवाइडेड थे, और वर्ण व्यवस्था को आज भी हमारे समाज में फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, कह सकते हैं कि क्या महिलाओं की स्थिति सामान्य नहीं थी? गलत बात है। महिलाओं की स्थिति वर्ण वैदिक काल में सम्मानीय थी, ठीक है, तो उनको सम्मानीय नजरों से देखा जाता था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा को आप कैसे समझ सकते हैं? नियोग प्रथा का मतलब विवाह, ठीक है, इस तरह से उनका संबंध था। इसी के साथ साथ
बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल हत्या, सती प्रथा, जितनी प्रकार की कुरीतियां थी उनका प्रचलन नहीं था, ये बाद में स्थापित हुई है। ठीक है, अगर ऋग्वैदिक काल के शुरुआत में जाते हैं तो वहां पर बाल विवाह नहीं होते थे, दहेज प्रथा नहीं थी, बाल हत्या नहीं होती थी, सती प्रथा, ये किसी भी प्रकार की कुरीतियां ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। इसी के साथ साथ कुछ बातें थी कि महिलाओं का संपत्ति व राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, महिलाएं संपत्ति नहीं रख सकती थी तथा राजनीति में भाग नहीं ले सकती थी। ठीक है, उनको वहां से वंचित रखा गया था। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या महिला सामान्य अधिकार था? जी हाँ, सामान्य सामान्य मानी जाती है महिलाएं। इसी के साथ साथ पूछ सकते हैं कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल हत्या जैसी कुरीति हमारे समाज में स्थापित थी ऋग्वैदिक काल में? तो बिल्कुल नहीं, उस वक्त ऐसी कोई कुरीति स्थापित नहीं थी, परंतु महिलाओं का संपत्ति में राजनीति में भाग लेने का अधिकार उस वक्त नहीं था। ठीक है, सभा, आपसे अब यहाँ टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। टर्मिनोलॉजी क्या पूछेंगे कि सभा क्या होती थी, या फिर पूछ सकते हैं कि सभा का संबंध कहाँ से है? तो सभा का संबंध ऋग्वैदिक काल से। ठीक है, इसी के साथ समिति का संबंध भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सभा समिति इतिहास में यहाँ से रिलेटेड आपसे टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। सभा ऋग्वैदिक काल से संबंधित, सभा क्या होती है आप सभी जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। समिति क्या होती है आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। गण, गण किन्हें कहते थे? गण का मतलब में थे, गण में लोग होते थे जो कि रक्षा करते थे। ठीक है, रक्षा करने के लिए जो सेना में शामिल होते थे, ये स्पेशली क्षत्रिय होते थे। ठीक है, तो रक्षा करने के लिए जो नवयुवक शामिल होते थे सेना में, उन्हें गण कहा जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ विदत, विदत भी एक टर्मिनोलॉजी है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी could be asked in your examination, so please be focused on this terminology, it is very important। ठीक है, अब आप में आती है कुछ महिलाएं विदेशी। लेकिन आपसे यह विदेशी भी पूछ सकते हैं कि विदेशी का अर्थ वैदिक काल में क्या होता था? तो विदेशियों का अर्थ था विद्वान। ठीक है, तो कुछ महिलाएं विदेशियां थी उस वक्त जो विद्वान कही जाती थी, उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। विश्वारा, मुद्रा, लोपा और घोषा। These are very important, एग्जाम में पूछे गए हैं, 100% पूछे गए हैं। अगर आप बैकवर्ड एग्जाम या फिर अगर आप किसी भी तरीके के क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपसे पूछ सकते हैं कि लोपा क्या थी? तो लोपा एक महिला थी जो कि विदेशी थी, यानी कि विद्वान थी ऋग्वैदिक काल में, इन्होंने वेदों की पढ़ाई की हुई थी। तो इन महिलाओं के नाम एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब आपसे टर्मिनोलॉजी में वस्त्र भी पूछे जा सकते हैं कि नीवी क्या है? नीवी एक तरह का वस्त्र था। वस्त्र क्या है कि कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, यानी कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए, अगर आप टीवी सीरियल में जाए, अगर आप महाभारत पे जाए या फिर अगर आप रामायण देखें तो आप वहां पर नोटिफाइड कर सकते हैं कि वहां के लोग सिर्फ धोती पहनते थे, लेकिन ऊपर कोई उनका स्पेशली खास वस्त्र नहीं होता था। ठीक है, अगर आप टीवी सीरियल के बारे में भी जानकर देखते हैं, ठीक है, नीचे सिर्फ धोती पहनते थे लेकिन ऊपर कोई खास वस्त्र नहीं पहनते थे। तो ठीक है, तो नीचे जो भी धोती पहनते थे उसको नीवी कहा गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ एक वर्ड आता है वासस। वासस क्या था? कमर के ऊपर का वस्त्र, ये स्पेशली महिलाओं के लिए था। तो कमर के ऊपर के वस्त्र क्या होते थे? वासस। ठीक है, एक चीज आती है अधिवासस। अधिवासस क्या हो गया? एक तरह का वस्त्र या चादर की तरह। ठीक है, एक तरह की चादर होती थी जिसको लपेटकर भी लगाया जा सकता था। तो अगर आप किसी भी तरह के सीरियल या धारावाहिक में देखें, रामायण में देख लीजिए, महाभारत में देख लीजिए, तो उनके पोशाक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे धोती पहनते थे, इसी के साथ एक चादर टाइप होती थी, उसको हम अधिवासस कहते थे। नीवी नीचे का वस्त्र और ऊपर का वस्त्र क्या हो गया? वासस। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, बहुत ही मुख्य बातें हैं, आप इनको बिल्कुल भी मिसगाइड मत कीजिएगा। ठीक है, ओके, अब हम कुछ और बातों पर नजर डालते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो उनका भोजन कैसा था? में भोजन में दूध, दही, घी, इसका विशेष महत्व था, जो कि आज के समाज में भी है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बात कही गई कि वहां के लोग मांसाहारी नहीं थे, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। वहां के लोग मांसाहारी भी थे। ठीक है, तो वहां पर मांस का सेवन भी किया जाता था वैदिक समाज में। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गाय। गाय सबसे शुद्ध पशु माना गया था। ठीक है, इसको ऋग्वेद में साफ साफ लिखा गया है कि यह नया मानने योग्य है, अर्थात ऋग्वेद में एक वर्ड लिखा गया है, क्या है? अधन्या। अधन्या, अधन्या आपसे टर्मिनोलॉजी एग्जाम पूछ सकते हैं कि अधन्या किससे रिलेटेड है? तो अधन्या गाय से रिलेटेड है, यानी कि गाय नया मानने योग्य शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की। राजनीतिक व्यवस्था में राजा को स्वामी, यानी कि भूमि का स्वामी किसे कहते थे? राजा को। ठीक है, और यहाँ के लोग कृषि किया करते थे। ठीक है,
कबीले का प्रमुख कौन होता था? राजा। ठीक है, और टर्मिनोलॉजी में आपसे क्या पूछेंगे कि राजन या राजा किसे कहते थे? तो ऋग्वेदिक काल में कबीले का प्रमुख को राजा कहा जाता था। कबीले के प्रमुख को राजा कहा जाता था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। संपूर्ण क्षेत्र कबीलों में बटा हुआ था। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्र कबीलों में बटा हुआ था और मेन कबीले कौन थे? भरत। ठीक है, भरत कबीला मेन था। पुरु, त्रिशु, ये मेन कबीले थे। ठीक है, अगर आप महाभारत में देखेंगे तो आपको कुरुवंश दिखेगा। ठीक है, कुरुवंश, तो यानी कि जो कुरुवंश थे वे पुरुवंश से निकल कर आए थे। एक भरत भी नाम आपको सुनाई देगा, तो भरत भी एक वंश था। तो महाभारत यहाँ से आप रिलेटेड कर सकते हैं अगर आप महाभारत अच्छे से जानते हो। ठीक है, एक वर्ड आता है दशराज युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, ये पूछेगा कि दशराज युद्ध किससे संबंधित है? तो वैदिक काल के अंदर 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था उसको दशराज युद्ध कहा जाता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस बात को बताया गया है। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि जो दशराज युद्ध है कहां पर हुआ था? तो वो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। और परुष्णी नदी कौन है? रावी। रावी को परुष्णी नदी कहा जाता है। तो आपसे टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं कि परुष्णी क्या है? तो परुष्णी एक नदी थी। ठीक है, या फिर रावी पर आपके मैच करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। ठीक है, सबसे बड़ा क्या कहा जाता था? राष्ट्र। सबसे बड़ा राष्ट्र, उसके अंदर जन से क्या शब्द बना? जनपद। जनपद को पहले क्या कहा जाता? जन। ठीक है, उसके बाद आते थे विश्व के अंदर आते थे ग्राम, और ग्राम में होते थे कुल। तो दीज आर वेरी टर्मिनोलॉजी। राष्ट्र के बाद जन से आप जनपद समझ सकते हैं। उसके बाद आ गए विश्व, उसके बाद आ गए ग्राम, और ग्राम के अंदर सबसे छोटा जो समूह होता था उसे कहते थे कुल। कुल को आप समझ सकते हैं कि कुल होता है कि मैं उस कुल से हूँ, उस कुल से हूँ, तो वे कुल यहाँ से निकल कर आए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं कुछ अदर टर्मिनोलॉजी पर। वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज बी फोकस ऑन योर मोबाइल स्क्रीन एंड आल्सो नोट डाउन व्हाट आई हैव नोट डाउन ऑन द बोर्ड। ओके, सभा में क्या होता था? सभा उच्च वर्ग यानी कि ब्राह्मणों की संस्था थी। ब्राह्मणों की संस्था को क्या कहा गया? सभा। ठीक है, समिति का क्या काम होता था? समिति संस्था राजा का चुनाव करती थी। समिति के अंदर क्या होता था कि राजा का चुनाव होता था। गण इन्हें कहते थे। गण टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी, तो युद्ध में भाग लेने वाले वयस्क को क्या कहा गया? गण। ठीक है, इसी के साथ साथ विदत क्या होता था कि जो युद्ध में लूटा गया माल था उसका बंटवारा किया जाता था, उसको क्या कहते थे? विदत। ठीक है, इसी के साथ साथ धर्म में क्या था कि धर्म में वहां के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, नेचर की पूजा करते थे। उसके साथ साथ यज्ञ क्या करते थे। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप याद रखिएगा कि पशु बलि का अनुष्ठान होता था, यानी कि पशु बलि यज्ञ या किसी भी तरह की पूजा में पशु बलि दी जाती थी। ठीक है, इसके साथ साथ ऋग्वेदिक काल में धर्म को प्रकृतिवादी तथा बहुवेदवादी कहा गया। प्रकृतिवादी से आप समझ सकते हैं कि वहां के लोग प्रकृतिवाद पर यकीन करते थे। इसी के साथ साथ बहुदेववाद यानी कि वे कई देवताओं पर विश्वास किया करते थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर कितने देवता हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोकप्रिय देवता कौन थे वैदिक काल के अंदर। तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता थे इंद्र। इंद्र का 250 बार श्लोक यूज हुआ है ऋग्वेद के अंदर। इसी के साथ साथ नंबर 2 पर आते थे अग्नि। अग्नि भी 200 बार श्लोक यूज हुआ है ऋग्वेद के अंदर। और फिर नंबर 3 पर आते थे सोम। सोम आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट देवता। तो आपको 3 देवता याद रखिए हैं। ठीक है, 3 देवता क्यों थे आप सभी जानते हैं। इंद्र किसके देवता कहे जाते हैं? इंद्र बरसात के देवता कहे जाते हैं, क्योंकि कृषि के लिए बरसात की बहुत आवश्यकता थी। इसी के साथ साथ अग्नि में यज्ञ के लिए अग्नि चाहिए, इसी के साथ साथ भोजन पकाने के लिए अग्नि चाहिए। तो इनकी इंपोर्टेंस इसलिए निकल आ गई। इसी ऐसे सोम देवता थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऋग्वेदिक काल यानी कि वैदिक काल यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ इससे अगर बाहर आपके दिल्ली पुलिस में कुछ आ नहीं सकता। आई एम रियली श्योर, मेरे भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत ज्यादा एग्जाम में पार्टिसिपेट किया हुआ है। सो इस तरीके से हमारे चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपका किसी भी तरह का डाउट है, तो जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, किसी भी तरह का डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। इसी के साथ साथ अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, एज वेल एज इफ यू हैव एनी सजेशन, any doubt in your comment section, you can put down your doubt, okay, as well as your suggestion.
Also, please do subscribe our channel if you do not subscribe our channel till now. Okay. After this, we have also our telegram channel. टेलीग्राम पर हर टाइम क्विज चलता रहता है, तो प्लीज बी पार्टिसिपेट इन द क्विज। इसी के साथ साथ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एंड नाउ। जय हिंद। प्लीज बी हेल्थी, अपना ध्यान रखिएगा।